Good afternoon, everyone. Today's lunch hour talk topic is emergency response plan for emergencies during rig transportation, rig building, and rig dismantling. Now, सबसे पहले मैं फोकस करना चाहूंगा कि हमारा जो है ये ERP इमरजेंसी रिस्पांस प्लान ये क्या है। ये एक अपडेटेड एंड मेंटेन डॉक्यूमेंट है जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं जब कोई हमारा इवेंट हो, अनसीन इंसिडेंट हो, जो कि हमारा बाद में कभी अकर हो सकता है। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि ये हमारा इनिशियली कंटेन करता है और कंट्रोल करता है एबनॉर्मल सिचुएशन को और उसको बैक टू नॉर्मल लाने में हेल्प करता है, फैटिलिटीज और इंजरीज को प्रिवेंट करता है, मिनिमाइज और रिड्यूस करता है डैमेज किसको, मशीनरी को, इक्विपमेंट्स को और एनवायरनमेंट को, और एक्सपीडिट रिजम्पशन ऑफ नॉर्मल ऑपरेशन और रीअकरेंस चेक करता है कि एबनॉर्मल सिचुएशन दोबारा ना हो। अब ये एक जनरल इमरजेंसी कम्युनिकेशन फ्लो है जो हमको कभी इमरजेंसीज आए डिफरेंट सिचुएशंस में तो उसमें ये हमको ज़्यादातर ये फॉलो करना होता है। जो भी हमारा सीनियर मोस्ट पर्सन वहाँ पे है, शिफ्ट इंचार्ज है या फिर MIC है, वो सिचुएशन का चार्ज लेगा, वो इंस्टॉलेशन मैनेजर को इन्फॉर्म करेगा। अगर IM सीनियर मोस्ट पर्सन है, IM चार्ज लेगा वो। उसके बाद अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेट करना है, जैसे इंचार्ज सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करना है, लॉजिस्टिक को इन्फॉर्म करना है, मेडिकल सर्विसेज में इन्फॉर्म करना है, ऑपरेशन मैनेजर को इन्फॉर्म करना है, फायर सर्विसेज में, या म्यूचुअल एड मेंबर्स। म्यूचुअल एड मेंबर्स जैसे ये हुआ कि इसका एग्जांपल देना चाहूँगा मैं, जैसे अगर हम रिग ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं किसी एक साइट से दूसरी साइट पे, अब हमारा रास्ते में कहीं रिग अगर कुछ खराब हो जाए, उस जहाँ पे जिस पोजीशन पे हमारा रिग खराब हुआ है उसके पास हमारा कोई दूसरा रिग भी लगा हो सकता है, तो उस रिग की हम मदद ले सकते हैं। इस तरह से ये म्यूचुअल एड मेंबर्स का कंसेप्ट हुआ। अब ऑपरेशन मैनेजर जो है वो लोकेशन मैनेजर को इन्फॉर्म करेंगे, उसके बाद माइंस मैनेजर पे जाएगी इन्फॉर्मेशन, एसेट मैनेजर पे। ये आगे अब डिपेंड करेगा कि हमारा एक्सटेंट ऑफ इमरजेंसी जो है वो किस लेवल की है, उस पर हमें अब आगे इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। अब ये मेन टॉपिक शुरू होता है। एक तो इमरजेंसी हैंडलिंग ड्यूरिंग रिग TPT। अब रिग TPT के टाइम पे अब मैं कुछ डिस्कस करना चाहूंगा कि एक्सीडेंट्स की सिचुएशंस कैसे बन सकती हैं। जैसे ये एक्सीडेंट की सिचुएशंस हैं जो हमारी पीपल, जो हमारे लोग हैं, उनकी सेफ्टी में आगे आती हैं। ये है कि हमारा रिग कैरियर कहीं मूव हो रहा है, साइड पे ही मूव हो रहा है या कहीं रास्ते में मूव हो रहा है, वो किसी आदमी को हिट कर दे, या फिर कोई दूसरा व्हीकल जो है वो रिग कैरियर को हिट कर दे, हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन फ्लीट है या फिर जो ट्रेलर्स हैं उनको हिट कर दे, या फिर हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन फ्लीट और रिग कैरियर है वो किसी दूसरे व्हीकल्स को हिट कर दे। ठीक है। अब कई बार क्या होता है, जैसे हम ऐसे विलेजेस में से पास होते हैं तो घर वगैरह भी होते हैं वहां पे, तो उनकी बाउंड्री को टच कर दे या गांव वाले की कुछ उसकी जो क्रॉप्स होती है उसको डैमेज कर दे, तो ये सब उस टाइम पे हमारी इमरजेंसी सिचुएशन डेवलप हो सकती है। एनवायरनमेंट को कैसे डैमेज कर सकता है। अब रिग टिकटी रिग जब हमारा रिग का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो उस टाइम जो है ऑयल स्पिलेज हो सकता है, या फिर कोई हमारी GGS लाइन जा रही है, GGS लाइन पे हमारा रिग कैरियर टकरा जाए और हमारी लाइन जो है वो रप्चर हो जाए और लाइन में से ऑयल जो है लीकेज होने लगे। उसके बाद हमारा जो रिग कैरियर है अगर उसी में कुछ डैमेज हो जाए, जैसे कि इक्विपमेंट ब्रेक डाउन हो जाए, या फिर ओवर हीटिंग की वजह से हमारे रिग इंजन में फायर लग जाए, या फिर रिग कैरियर जो है वो टच में आ जाए, जो ऊपर ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइंस होती हैं वो एनर्जाइज होती है, उसके टच में आ जाए, तो उसके बाद हमारे रिग कैरियर के टायर्स वगैरह फुल डैमेज हो सकते हैं। स्किडिंग एंड फॉल ऑफ अ वर्क ओवर रिग, जो साइड में खाई होती है, डिच होती है, उसमें हमारा रिग कैरियर या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन का जो ट्रेलर है वो गिर सकता है। अब इसके मैं कुछ एग्जांपल्स पेश करना चाहूंगा इन सिचुएशंस के। जैसे हमारी एक बार ये कार्डल 55 रिग जो है ये गामिज में एक साइड से और साबरमती वर्कशॉप के लिए जा रही थी बुश रिपेयर पर्पस के लिए। तो उस टाइम क्या हुआ कि इसके जो पीछे के दो टायर हैं वो स्लॉट से बाहर आ गए, क्योंकि वहां के स्टड किट जो है पूरी टूट गई थी PPT के दौरान। तो उस टाइम जो है ये इमरजेंसी सिचुएशन डेवलप हुई थी और उस टाइम हमने पूरा जो भी इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान है वो पूरा फॉलो किया था। वो मैं आगे डिस्कस करता हूँ क्या फॉलो करना होता है। अब
एक एग्जांपल इसमें ये है, ये भी ओएनजीसी में हुआ है कि हमारा रिग कैरियर सॉरी ये ट्रेलर जो है ये मूव कर रहा है साइट के प्रेमिसेस में ही, और उसका जो हमारा अलार्म है, साइड मिरर है, वो प्रॉपर नहीं है। पीछे जो आदमी डायरेक्शन दे रहा है उस पर ध्यान नहीं गया हमारे ड्राइवर का, उस आदमी को ट्रेलर ने हिट कर दिया और उस आदमी की मौके पे ही डेथ हो गई। ठीक है, ये स्किडिंग एंड फॉल ऑफ अ वर्क ओवर रिग, ये एक इंसिडेंट है, ये अगरतला एसेट में हुआ है। इसमें क्या है कि हम जब भी हिली एरियाज में रिग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, वहां पे एक एसओपी में ये पॉइंट है कि हमको जो है, जो हमारा मास्ट है और रिग है, दोनों को अलग अलग करके और फिर ट्रांसपोर्ट करना है। लेकिन वहां पे रिग बिल्डिंग का टाइम बचाने के लिए क्या किया गया कि जो रिग मास्ट है और रिग कैरियर है उसको साथ में ही ट्रांसपोर्ट किया गया। अब वहां पे एक नैरो बेंड आया, एक साइड उसमें खाई थी और एक साइड बड़े बड़े पेड़ थे, ड्राइवर का कंट्रोल नहीं रहा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो अपवर्ड शिफ्ट हो गई, क्योंकि पूरा का पूरा लोड जो है मास्ट का रिग कैरियर के ऊपर ही था, और ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर पाया, और रिग कैरियर जो है 30 फीट गहरे गड्ढे में जाके नीचे साइड में गिर गया। उसमें क्या हुआ कि हमारा जो रिग का जो ड्राइवर था कॉन्ट्रेक्चुअल, उसको काफी इंजरी आई, एक साथ में कंपनी का टेक्नीशियन था उसको भी काफी इंजरी आई, और जो हमारा रिग कैरियर है उसको खुद को काफी नुकसान पहुंचा। तो इसमें हमारा वॉयलेशन क्या था कि एक तो एसओपी का सबसे बड़ा वॉयलेशन था कि दोनों को अलग अलग पीपीटी कराना था, रिग मास्ट को और रिग कैरियर को, दोनों को साथ में कराया गया टाइम बचाने के लिए। और इसमें क्या था कि जो हमारा एक पॉइंट और नोटिस किया गया कि जो हमारा रिग का जो ड्राइवर होता है उसको भी जो हम पहले रूट ट्रांसपोर्टेशन सर्वे करते हैं उसमें इंक्लूड करना चाहिए, जिससे उसको भी पता लगे कि क्या दिक्कतें आ सकती हैं। इसमें उसको इंक्लूड नहीं किया गया था। अब ये जो भी हमारी इमरजेंसी सिचुएशंस हैं जो मैंने एग्जांपल दी हैं, इनमें एक्शंस क्या लेने हैं हमको, वो ये हैं कि जो भी हमारा शिफ्ट इंचार्ज है, एमआईसी है, अगर आईएम प्रेजेंट नहीं है उसको चार्ज लेना है सिचुएशन का, टाइम इंसिडेंट का लॉग कर ले, इंस्टॉलेशन मैनेजर को बता दें, कम्युनिकेशन उसके बाद का जो फ्लो चार्ट था उसके बेसिस पे कम्युनिकेशन होएगा, एक्सटेंट ऑफ डैमेज जो है वो एग्जामिन करना है। अगर हमारा व्हीकल जो है वो कॉन्टैक्ट में है पावर लाइंस के, इसमें थोड़ा सा हमें और खास ध्यान रखना है, एक तो कोई उसके पास नहीं जाएगा, और हमको ऑक्यूपेंट्स को एडवाइस करना है कि अगर वो हमारी कॉल सुन रहे हैं तो वो व्हीकल में ही रहें। अगर सिचुएशन ऐसी बन रही है कि वो व्हीकल में नहीं रह पा रहे हैं तो उनको जो व्हीकल से जंप करना है वो इस तरह करना है कि जो व्हीकल और ग्राउंड है वो दोनों एक साथ टच ना करें। उसके बाद 8-10 मीटर तक जो भी हमारा एनर्जाइज्ड रीजन है उससे दूर जंप करते हुए जाना है, दोनों फीट को मिलाते हुए, और उसके बाद उस जोन से बाहर निकलने के बाद इस जोन में वापस नहीं आना है। हमारा व्हीकल अगर इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट ये पावर लाइंस की कॉन्टैक्ट में आता है तो उसमें हमारे टायर्स का बर्स्ट होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, और रिम का भी। तो उस वाले रीजन में कोई ना आए, नहीं तो वो फटके और उसके पार्टिकल्स किसी को भी बहुत बहुत तेजी से हिट कर सकते हैं। अगर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आए उस केस में हमें फर्स्ट एड देना है, रेस्क्यू करना है विक्टिम को और एम्बुलेंस को कॉल करना है। अच्छा, ये जितने भी हमारा रिग कैरियर की सिचुएशंस हैं, अगर कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन में आए, सबसे पहले तो उसको हमें सेफ पार्किंग पोजीशन में पार्क करके उस एरिया को कॉर्डन ऑफ करना है और ऑल्टरनेट पाथ बना के नॉर्मलाइज ट्रैफिक करना है। ठीक है, अगर मैकेनिकल प्रॉब्लम भी है रिग में तो मेंटेनेंस टीम को कॉल करना है, ऑटो वर्कशॉप टीम को कॉल करना है, रिजोल्यूशन वो जो है निकाल सके इस प्रॉब्लम का। अगर हमारा ऑयल स्पिलेज हुआ है किसी वजह से तो उसको प्रॉपरली क्लीन करके और सैंड से कवर करना है। सिचुएशन अगर ऐसी है कि हमें इंचार्ज सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करना पड़ रहा है तो इंचार्ज सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करना है, वो हमें सिक्योरिटी पर्सनल जो है वहाँ पे पूरा मोबिलाइज कराएगा जो भी साइट ऑफ इंसिडेंट है, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके साथ पूरा कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करेगा। अगर हमारी
फायर की सिचुएशन बन रही है, जैसे हमारा रिग इंजन में ओवर हीटिंग हो गया, उसकी वजह से आग लग गई, या फिर हमारा कुछ क्रू भी बहुत ज्यादा कई बार लोकल इरिटेशन होता है, इन कंडीशंस में हमको क्या करना है, फायर टेंडर के लिए फायर सर्विसेज में भी इन्फॉर्म करना है। अब मेडिकल सर्विस को इन्फॉर्म करके एम्बुलेंस को मोबिलाइज कराना है और मेडिकल सपोर्ट जो है वो स्टैब्लिश कराना है। ठीक है, जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन है पुलिस के साथ उसमें पूरा कॉपरेशन देना है अगर वो आए लोकेशन पे, और हमको लाइबिलिटी एडमिट नहीं करनी है और कोई भी प्रोमिसेस मेड नहीं करने हैं। ठीक है, अब मैं इमरजेंसी हैंडलिंग ड्यूरिंग रिग बिल्डिंग और रिग डिसमेंटलिंग को डिस्कस करूंगा। इसमें कुछ इमरजेंसी सिनेरियोज हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। एक तो क्या हो सकता है कि जो हमारा सब स्ट्रक्चर है और जो उसके पार्ट्स हैं वो कभी भी कोलैप्स हो सकते हैं। जैसे अगर हमारे जो कनेक्टिंग पिन्स हैं वो प्रॉपर ना हो, या फिर लॉक पिन्स प्रॉपर ना हो, हमारी जो जनता है जो ये सब काम कर रही है प्रॉपरली ट्रेंड ना हो, एसओपी को हम प्रॉपर फॉलो ना करें, या फिर हमारा जो एनडीटी मेथड्स हैं वो हम ढंग से अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर जो हमारा एनडीटी का स्केड्यूल है वो भी ढंग से फॉलो नहीं हो रहा है। मास्ट फेलर में भी ये लगभग यही पॉइंट्स रहते हैं कि हमारा एक तो एनडीटी उसमें इम्प्रॉपर हो, या फिर एनडीटी स्केड्यूल फॉलो ना हो रहा हो, एसओपी हमारा वायलेट हो रहा हो, या फिर ट्रेनिंग प्रॉपर ना हो। मास फेलर में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ रहा है कि जब हम जैसे रिग अप रिग डाउन कर रहे हैं तो जो लीवर्स हैं जिस चीज के, वो उसी में ऑपरेट होने के बजाय कोई गलत लीवर अगर ऑपरेट कर दे, जैसे किसी ने अगर रिग अप करने के बाद और गलती से जो नीचे का हाइड्रोलिक जैक है उसका लीवर ऑपरेट कर दिया, तो वो मास्ट पूरा ऐसे टॉगल होके और उसमें गिरने का भी खतरा है। रिग फाउंडेशन कोलैप्स का ये है कि अगर वो जो रिग फाउंडेशन है, वो जो रिग मैन्युफैक्चर का डिजाइन है उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा और लोड बेयरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग नहीं होगा, तो इमरजेंसी की सिचुएशन खड़ी हो सकती है। मैकेनिकल ब्रेकडाउन में ये है कि हमारी जो रिग है उसमें कुछ भी उसके ड्रॉवर्क्स में इश्यू आ सकता है, हाइड्रोलिक सिस्टम का फेलियर हो सकता है, न्यूमेटिक सिस्टम का फेलियर हो सकता है, या फिर टोटल पावर फेलियर हो सकता है। अब ये इमरजेंसी ड्यू टू क्रेन ऑपरेशन, ये कंडीशन हमारी टीपीटी के टाइम पे हो सकती है, रिग बिल्डिंग और डिसमेंटलिंग के टाइम पे भी हो सकती है। जो हमारे स्लिंगर्स हैं उसको हिट हो सकता है अगर वो इम्प्रॉपर अनलोडिंग और लोडिंग टेक्निक जो क्रेन ऑपरेटर्स हैं वो फॉलो करें। जैसे हमें अगर बंक हाउस में 4 तरफ स्लिंग लगानी है तो वो 2 ही तरफ लगा के उठाने की कोशिश करें, तो उसका बैलेंस बिगड़ सकता है और किसी के हिट हो सकता है। ऐसा हुआ भी है, मैंने केस स्टडीज में देखा भी है, ऐसा हुआ है पहले कि ऐसे उठाने के चक्कर में प्रॉपर नंबर चारों तरफ स्लिंग न लगाने के चक्कर में दो जल्दी जल्दी चक्कर में 2 तरफ लगाई, और जो बंक हाउस है वो फिसल गया और साइड में स्लिंगर के हिट हो गया। उसकी मौके पे ही उसे बहुत ज्यादा सीरियस इंजरी हुई और उसको डेथ हो गया। ठीक है, और या फिर हम नॉन टेस्टेड स्लिंग्स यूज करें एसओपी का वायलेशन करके, क्रेन का मूवमेंट करें विदाउट सायरन के, या फिर जो क्रेन है कई बार जैसे बारिश वगैरह होती है उसमें स्लशी वेल साइट होती है, तो क्रेन जो है उसमें कई बार हमारी स्टक हो सकती है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि जो हमारा वेलेड है या फिर जो सब स्ट्रक्चर है उस पे हम ला के जब रिग कैरियर को प्लेस करते हैं, उस टाइम जो रिवर्स मूवमेंट होता है उसको वो हिट कर सकते हैं वेलेट को भी और सबस्ट्रक्चर को भी। इस केस में क्या हो सकता है, हमारा रिग कैरियर भी डैमेज हो सकता है, वेलेट डैमेज हो सकता है, या फिर सबस्ट्रक्चर भी डैमेज हो सकता है। अब क्या है, रिग बिल्डिंग का हमारा जैसे प्रोसेस है या रिग डिसमेंटलिंग का है, उसमें हम डायरेक्ट फ्लोर है, टैंक्स है या मास्ट है, वहां से कुछ कोई आदमी गिर भी सकता है। जैसे हमारी जब हम रेलिंग्स फिट करते हैं कई बार सब स्ट्रक्चर पे, अब उस टाइम तो कोई प्रोटेक्शन है नहीं उस आदमी को नीचे गिरने से बचाने के लिए, तो उस टाइम काफी खतरा है अगर हम प्रॉपर टेक्निक फॉलो ना करें, सेफ्टी बेल्ट ना यूज करें, प्रॉपर कॉम्बिनेशन में 2 जने मिलके उसको रेलिंग को ना उठाएं, तो गिरने का खतरा है। क्लाइंबिंग, जब हम मास्क पिन की फिटिंग करते हैं या फिर अनफिटिंग करते हैं, या फिर रिग डाउन के टाइम पे जब हम एयर रिलीज करने जाते हैं ऊपर, उस टाइम पे ऊपर से आदमी गिर के और एक इंसिडेंट हो सकता है। ये सब किस लिए होगा, सेफ्टी बेल्ट हम यूज नहीं करेंगे और कैजुअल अप्रोच रखेंगे। कोई हमारा हैवी मटेरियल जो है वो गिर सकता है किसी भी पर्सन पे हाइट से। जैसे क्या हुआ है, एक इंसिडेंट ओएनजीसी में ही हुआ है
पहले कि टिड का जो प्लेटफॉर्म है वो ऊपर मास्ट में जाके फिट किया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, वो ढंग से फिट नहीं हुआ, और बाद में कोई आदमी वहां नीचे से पास हो रहा था और उसके सिर पे जाके वो टिड का प्लेटफॉर्म गिर गया और उसको सीवियर हेड इंजरीज हुई उस बंदे को इस इंसिडेंट की वजह से। अब विंच पुली फॉलिंग फ्रॉम टॉप, ये इंसिडेंट एक बार ड्रिलिंग रिग पे ही हुआ है। विंच की पुली ऊपर से गिरी और आदमी के काफी चोट लगी। ये इंसिडेंट हमारा रिग बिल्डिंग के टाइम पे भी और पूरे ऑपरेशन के टाइम पे भी कभी भी हो सकता है, अगर हम जो विंच जिस पिन से फिटेड है मास से, उनको हम ढंग से इंस्पेक्ट ना करें। अब हम रिग बिल्डिंग के टाइम पे या फिर रिग डिसमेंटलिंग के टाइम पे जितने भी हैमर यूनियन कनेक्शंस लाइन वगैरह लगाते हैं, उसमें हमको अगर हम अनसेफ हैमरिंग करें तो उससे हमारे को सीरियस फिंगर इंजरी हो सकती है या फिर हाथ में झटका लग सकता है अगर हमारी हैमर प्रॉपर नहीं है और इम्पैक्ट रेजिस्टेंट ग्लव्स अगर हम यूज नहीं कर रहे हैं। अब ये रिग बिल्डिंग हो गया चाहे रिग डिसमेंटलिंग हो गया, इसमें क्या होता है, जो हमारी वेट लिफ्टिंग की टेक्निक है, बहुत हैवी वेट्स कोई कोई बार में लिफ्ट करना रहता है कोई कोई चीज का, तो अगर उसमें हम इम्प्रॉपर टेक्निक यूज करें तो हमको बैक इंजरी हो सकती है। जैसे कि कोई अगर हैवी चीज है उसमें 2 आदमी की जरूरत है, उसको हम एक आदमी से ही कोशिश करें कि कर लेंगे, उसमें हो सकती है। बैक में ये है कि अगर हम अपना नी और बैक के बीच में लोड को डिस्ट्रीब्यूट ना करके सिर्फ बैक पे ही पूरा लोड दें तो बैक पे काफी इंजरी होने का चांस है। ये हमारा एक इंसिडेंट एक बार मैं डिस्कस करूंगा, ये एक ONG ये अहमदाबाद एसेट की ही रिग पे हुआ था। इसमें हमारा ये मेटेलिक पिन जो है ये प्रॉपर नहीं था फिट। ये मेटेलिक पिन जो साइड फ्लैपर को कनेक्ट करता है डेरिक फ्लोर में, ये इंसिडेंट हुआ तो सीमेंट ड्रिल के टाइम पे था, लेकिन ये इंसिडेंट हमारा अगर हम ध्यान ना रखें तो रिग बिल्डिंग और रिग डिसमेंटलिंग के टाइम पे भी हो सकता है। इसमें क्या था कि जो हमारा जो पिन था जो कनेक्ट कर रहा था साइड फ्लैपर को और डेरिक फ्लोर को, वो एक तो अंडरसाइज था, प्रॉपर नहीं था, उसमें लॉक पिन भी नहीं था, और जो उसकी वजह से जो आदमी वहां पे काम कर रहे थे उसको फिट करने के लिए उस टाइम ये गिर गया नीचे और आदमी के चोट लग गई। ये इंसिडेंट हमारा अभी ब्रिक बिल्डिंग के टाइम पे भी हो सकता है, और ये फ्री फॉल टिड वाला मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ इसलिए। ये एक डॉग हाउस स्ट्रक्चर, फॉलिंग ऑफ डॉग हाउस स्ट्रक्चर का एक इंसिडेंट है। ये हमारा महसाना एसेट में हुआ ड्रिलिंग रिग पे। इस वाले इंसिडेंट में क्या हुआ था कि रिग डिसमेंटलिंग का टाइम था। रिग डिसमेंटलिंग के टाइम में हमारे 3 लोग जो थे, 3 रिगमैन, वो तो हमारे बिजी थे, जो हमारी सबस्ट्रक्चर में रेलिंग्स हैं और जो अदर एक्स्ट्रा मटेरियल था उसको समेटने में, और बाकी जो आदमी थे, 3 आदमी, वो लगे थे पिंस के रिमूवल के काम में। अब एक आदमी को इसमें नीचे भेजा गया ये डॉग हाउस के जो बेस है वहां पे ये पिन रिमूव करने के लिए, और जो बाकी 2 आदमी थे वो उन्होंने थोड़ी देर के लिए कुछ ब्रेक ले लिया, तो ये आदमी अकेला बचा। इसने जो हमारे वर्टिकल सपोर्ट हैं उसमें से पिन रिमूव किया, और जो डायगोनल सपोर्ट्स हैं उसमें से भी फिर पिन रिमूव कर लिया, और जो ऊपर का डॉग स्ट्रक्चर था वो स्टिल का स्टिल इंटैक्ट ही था। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारा बेस स्ट्रक्चर है वो लूज हो गया। अब वो लूज होने की वजह से हुआ क्या कि जो आदमी वहां रेलिंग का काम कर रहा था उसका ध्यान गया कि ये शेक कर रहा है बहुत ज्यादा, तो उसे ऐसा लगा कि मुझे अब कूद जाना चाहिए वहां से, तो उसको वहां से सेफ पोजीशन में कूदने के बजाय वहां साइड में वो मड चैनल में कूद गया, और उसको भी काफी चोट लगी। और जो नीचे जो आदमी था जो काम कर रहा था उसको रेस्क्यू कर उसके ऊपर पूरा ये स्ट्रक्चर गिर गया और उसको हॉस्पिटल में भेजा गया, लेकिन वो वहां पे फिर ब्रॉड डेड जो है डिक्लेयर कर दिया गया। जो दूसरा आदमी था उसे 5 दिन ट्रीटमेंट के बाद डिस्चार्ज किया गया। अब इसका मैं आपको वो बता देता हूँ कि इसमें ये हुआ क्यों मेनली, ये इसका कॉज क्या था। एक तो इसमें प्रॉपर सुपरविजन नहीं था किसी का भी,
ये दूसरा बात ये था कि हमने जो पिन्स हैं वो हमारे आसानी से रिमूव हो गए इतने लोड होने के बावजूद भी, मतलब वो अंडर साइज्ड पिन्स थे। इनमें क्या था, ना इस प्रोसेस के लिए प्रॉपर जेएसए किया गया, ना टूल बॉक्स में कोई डिस्कशन किया गया, ठीक है। और इसी तरह का इंसिडेंट पहले हो भी चुका था, लेकिन कोई सीनियर आदमी था वहां पे, तो उसने ये सब करने से रोक लिया था, उनको होने वाला था, उन्होंने सीनियर आदमी ने ये सब करने से रोक लिया, तो नहीं हुआ। अभी क्या हुआ कि वहां पे कोई सुपरवाइजिंग क्लियर नहीं था, तो ये इंसिडेंट हो गया। अब इन सब में हमको एक्शंस क्या लेने हैं, लगभग प्रोसेस वही है। शिफ्ट इंचार्ज और एमआईसी को चार्ज लेना है सिचुएशन का, इंसिडेंट टाइम लॉक करना है, आईएम को इन्फॉर्म कर देना है अगर वो प्रेजेंट नहीं है साइट पे। उसके बाद का जो कम्युनिकेशन है वो करना है, जो भी एक फ्लो चार्ट मैंने दिखाया था पहले उसके बेसिस पे। अगर मास्ट में कुछ डैमेज है तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पर्सन्स को सिक्योर करना है, मास्ट को अवॉइड करना है फर्दर डैमेज को। अगर उनको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है तो फील्ड मेंटेनेंस पार्टी को इन्फॉर्म करना है। वेल में अगर कुछ डैमेज का चांस है तो शिफ्ट इंचार्ज को, प्रोडक्शन क्रू को वेल को सिक्योर करना है। इन केस कि वेल डैमेज की जो कंसिडरेशन है, फॉर रिस्टोरिंग द कैपेबिलिटी ऑफ रिस्टोरिंग द वेल टू बी कंसिडर्ड। अब इंचार्ज सीएमटी को इन्फॉर्म करना है अगर डैमेज कंट्रोल जो है बियॉन्ड द कैपेबिलिटी है। फर्स्ट एड प्रोसीजर्स और कॉलिंग ऑफ एम्बुलेंस करनी है अगर हमारे को इंजरी ज्यादा हुई है किसी को, ठीक है। और प्रॉपर वेंटिलेशन और एलिमिनेशन इंश्योर करना है रेस्क्यू प्रोसीजर शुरू करने से पहले। इंजर्ड पर्सन जितने भी हों वो सब फ्री फ्रॉम ऑब्स्टिकल्स हों। अब जब हमारा मास्ट और रेस्क्यू ऑपरेशन ओवर हो जाए, इफेक्टेड एरिया जो है वो हमको कॉर्डन ऑफ कर देना है जब तक हमारी फर्दर असिस्टेंस नहीं आती है। कोई ऑयल स्पिलेज है तो उसको सैंड से कवर कर देना है। अगर कोई इमरजेंसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से होती है तो उसके अकॉर्डिंग ईआरपी एक्टिवेट करनी है आफ्टर सिक्योरिंग रिग मास्ट एंड वेल। इसका कंक्लूजन ये है कि हमने अब बहुत सारी इमरजेंसी सिचुएशंस देखी जो कि हमारी रिग टीपीटी, रिग बिल्डिंग, रिग डिसमेंटलिंग के टाइम पे हो सकती है। इसीलिए हमको एक वेल डॉक्यूमेंटेड एंड अपडेटेड ईआरपी चाहिए जो कि इन इमरजेंसीज को हैंडल करने में हमारी हेल्प करे। हमको अपनी क्रू को भी प्रिपेयर करना है जो कि वो इन इमरजेंसी सिचुएशंस को आराम से डील कर सके। अब क्रू को प्रिपेयर करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि डिफरेंट इमरजेंसी सिचुएशंस में मॉक ड्रिल्स कंडक्ट हों और उस पर फिर डिस्कशन किया जाए उनमें क्या कमियां हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट है, जिससे कि कभी अगर रियल इमरजेंसी सिचुएशन आए तो कभी प्रॉब्लम ना आए उसको हैंडल करने में। किसी का कोई क्वेश्चन आंसर? नहीं, आंसर तो तुम दोगे, क्वेश्चन लोग करेगा। पहला मैं तुझे जो ऑर्गेनोग्राम बनाया है ना फॉर कम्युनिकेशन, जी सर। उसमें आपने एचएससी इंचार्ज को छोड़ दिया, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं भेजना है। नहीं नहीं है सर माइन सेफ्टी उसमें। ऑफिसर को कहीं डाला ही नहीं। अब निकालो, फर्स्ट स्लाइड निकालो।